बधाई हो, मोबाइल की बैटरी खत्म होने से पहले तुम इस बड़े पैमाने की प्रतिबंधित हॉरर फिल्म बोडेन झील तक पहुंच गए हो। कुछ बेहद साहसी कॉलेज के छात्र चेतावनियों की परवाह किए बिना रास्ता बंद करने वाली लोहे की जंजीर तोड़ देते हैं और स्थानीय निषिद्ध इलाके बोडेन झील पर कैंपिंग करने की जिद करते हैं। वहां पहले एक बेहद भयानक हत्या की घटना हो चुकी थी। तब भी 4 कॉलेज छात्र झील किनारे कैंप करने गए थे, लेकिन आधी रात को अचानक किसी अज्ञात हमले का शिकार हो गए। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति पूरी तरह अपनी याददाश्त खो बैठा। इसी वजह से कातिल आज तक खुलेआम घूम रहा है, लेकिन ये नौजवान जानते हुए भी उस दर्दनाक कांड को गंभीरता से नहीं लेते। रात होते ही वे अलाव के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं, यहाँ तक कि शेखी बघारते हैं कि वे खुद उस कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन कहा जाता है, जितनी बहादुरी सामने दिखती है, उतनी ही पीछे बेप्सी और टूटन होती है। जब चारों एक ही टेंट में सोने घुसते हैं, तभी बाहर से अजीब आवाज आती है। अन्ना डर जाती है और पास में सो रही लिसा को जगा देती है। लिसा भी घबरा जाती है और बगल में सो रहे अवेई को उठा देती है। आवाज सुनते ही अवेई उठकर जिद करता है कि बाहर जाकर देखेगा कि आखिर क्या है। काफी देर तक उसके न लौटने और आवाज बंद न होने पर टेंट के अंदर मौजूद लोग और भी डर जाते हैं। तभी अवेई लौट आता है और सबको डरा धमका कर कहता है कि आसपास कुछ नहीं है, चैन से सो जाओ, नहीं तो मैं पहरा दे देता हूँ। असल में अवेई बस लड़कियों के सामने खुद को बहादुर दिखाना चाहता था। वही तो था जिसने यहाँ आने का सुझाव दिया था। लिसा टेंट से बाहर निकलती है जंगल में जाकर पेशाब करने के लिए। अवेई को उसकी सुरक्षा की चिंता होती है और वह खुद साथ चलने की पेशकश करता है। हालांकि सामने वाले ने मना किया, फिर भी वह जिद करके चला जाता है। अब टेंट में सिर्फ लंबे बालों वाला लड़का और अन्ना रह जाते हैं। अचानक टेंट ढह जाता है। लंबे बालों वाला लड़का उठकर देखता है कि एक टहनी ऊपर गिर गई है। सबसे पहले उसे शक होता है कि कहीं ये अवेई की शरारत तो नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही उन्हें डरा रहा था। वह टेंट में वापस जाकर अन्ना से कहता है कि चिंता मत करो, ये जरूर अवेई की ही शरारत होगी। इसी वक्त बाहर एक परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में चाकू होता है। वह झपट्टा मारकर लंबे बालों वाले लड़के पर वार कर देता है। चीख सुनते ही अवेई और लिसा दौड़ कर आते हैं। लंबे बालों वाले लड़के की हालत देखकर दोनों दहशत में आ जाते हैं। सच में किसी हत्यारे ने उन्हें ढूंढ लिया था। लड़का अभी जिंदा होता है, लेकिन वह जिद करता है कि सब तुरंत भाग जाए, वरना कातिल वापस आकर सबको मार डालेगा। आखिरकार वे वहाँ से भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से भागते भागते लिसा का पैर फिसल जाता है और उसका टखना मुड़ जाता है। अब दोनों उसे सहारा देकर चलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर लिसा रुक जाती है। वह कहती है कि इस तरह वह दोनों पर बोझ बन जाएगी। बेहतर है कि वे मदद लेने जाएं और बाद में उसे लेने लौटें। इतना साहस की घायल पैर के साथ अकेले जंगल में रुकने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ अवेई और अन्ना साथ चलते हैं, लेकिन अन्ना उससे बात तक नहीं करती। कारण ये है कि इससे पहले स्कूल में अन्ना के बारे में अश्लील तस्वीरों की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलते ही परिवार ने उसे बदनामी समझा और साथ ही छात्रों ने उसे अलग थलग कर दिया। सिर्फ उसकी जिगरी दोस्त लिसा ही उसके साथ खड़ी रही। लिसा ने अन्ना को बताया था कि वह तस्वीर स्कूल पार्टी वाली रात अवेई ने ली थी, जब वे साथ में शराब पी रहे थे। यह आरोप सुनकर अवेई पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और खुद को बेगुनाह बताता है। अब आसपास कोई नहीं है, सिर्फ वे दोनों ही रह गए हैं। यही वह मौका था जब अवेई ने सच बता दिया। असल में कोई भी अश्लील फोटो थी ही नहीं। शुरू से आखिर तक यह किसी की सोची समझी साजिश थी ताकि तुम्हारी इज्जत बर्बाद की जा सके। अन्ना यह सुनकर भरोसा नहीं करती, तो अवेई उससे पूछता है, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने तुम्हारी अश्लील तस्वीरें फैलाई, तो बताओ उन तस्वीरों को आखिर किस किस ने देखा है। अन्ना जवाब देती है, लिसा ने। अवेई कहता है, तो फिर सच्चाई सामने नहीं आ गई। लेकिन अन्ना फिर भी अवेई की बात पर यकीन नहीं करती और समझती है कि वह किसी और पर इल्जाम डाल रहा है। अवेई जैसे ही आगे समझाने लगता है, तभी अगले ही पल एक चाकू सीधा उसके दिल में घोंप दिया जाता है। अजीब बात यह थी कि अन्ना न तो घबराई और न ही भागी, बल्कि वहीं खड़ी रही। दरअसल यह सब एक योजना थी जो लिसा ने अन्ना के साथ मिलकर बनाई थी। अवेई को सजा देने और अन्ना का बदला निकालने के लिए लिसा ने अवेई के अपराध बोध का फायदा उठाया।
उसने अन्ना से कहा कि वह अवेई को मनाकर बाहर घूमने के बहाने बोडेन झील पर कैंपिंग के लिए ले आए, लेकिन इस कैंपिंग का असली मकसद वही अवेई को मार देना था। फिर सारा इल्जाम सालों पहले बोडेन झील में हुए उस के फरार हत्यारे पर डाल देना था। आखिर में लाश को भारी चीज से बांधकर पानी में डुबो देना था। यह एक परफेक्ट क्राइम था। सब कुछ करने के बाद दोनों कार से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती। चाबी अवेई की जेब में होती है। मजबूरन दोनों वापस लौटती हैं। खुशकिस्मती से अन्ना अच्छी तैराक होती है और थोड़ी ही देर में चाबी निकाल लाती है। फिर दोनों कार लेकर निकल पड़ती हैं। रास्ते में अन्ना अवेई द्वारा कही गई सारी बातें लिसा को बताती है और उससे पूछती है कि क्या अवेई सच कह रहा था। सच में यह बात शक पैदा करती है कि वो अश्लील तस्वीरें किसी और ने नहीं देखी, नहीं खुद अवेई ने, तो फिर लिसा ने कैसे देख ली। अब जब सच्चाई खुल चुकी थी और जो होना था वह हो चुका था, तो लिसा सच कबूल कर लेती है। वह मान लेती है कि अवेई बिल्कुल सही कह रहा था। असल में कोई भी अश्लील तस्वीर थी ही नहीं। यह सब उसके द्वारा फैलाया गया झूठ था। उसका मकसद बस इतना था कि कोई अन्ना को उससे छीन न ले। मतलब साफ था कि अन्ना की कोई अश्लील तस्वीर कभी थी ही नहीं। अच्छे शब्दों में कहे तो लिसा दोस्ती पर अपना हक जमाने के लिए झूठ बोल रही थी, और बुरे शब्दों में कहे तो लिसा बेहद स्वार्थी थी। यह सुनकर अन्ना को यकीन ही नहीं होता कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे धोखा दिया गया था। अब ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, बस यही खत्म। कहते कहते अन्ना और लिसा आपस में लड़ पड़ती हैं। लड़ाई के दौरान कार पर किसी का ध्यान नहीं रहता। इसी बीच सामने अचानक एक आदमी आ जाता है। पूछताछ के बाद वह आदमी रस्सी निकालकर उनकी कार से बांध देता है, जैसे उनकी मदद करना चाहता हो। लेकिन लिसा को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे वह आदमी ठीक नहीं लगता। लिसा अन्ना से चाकू मांगती है। अन्ना हैरान होकर कहती है, कौन सा चाकू? चाकू तो तुम्हारे पास है। लिसा कहती है, वही चाकू जिससे लंबे बाल वाले लड़के को मारा गया था। क्या उसे तुमने नहीं मारा था? तुम ही तो उसके साथ थी। यह सुनकर अन्ना भी हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसने उसे नहीं मारा। अब सवाल उठता है कि फिर उसे किसने मारा? तभी दोनों को एहसास होता है कि गड़बड़ है। अगर न उसने मारा और न मैंने, तो इसका मतलब वही पुराना हत्यारा अब भी जिंदा है और सामने खड़ा यह आदमी शायद वही सिरफिरा कातिल है। दोनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कार बंद चुकी होती है और तेज रफ्तार में कूदना मतलब खुद को जख्मी करना। लेकिन आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होता है। एक टीले से गुजरते वक्त कार हवा में उछल जाती है और वे कातिल के कब्जे से बच निकलती हैं। उस हत्यारे को मान लो सांगबियाओ कहते हैं। इसके बाद अन्ना सबसे पहले होश में आती है। अन्ना को एहसास होता है कि वह फंस चुकी है और अब निकल नहीं सकती। जब वह देखती है कि सांगबियाओ सामान्य तरीके से उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वह जल्दी से लिसा को जगाकर भागने को कहती है। ऐसी हालत में पुरानी दुश्मनी भुला दी जाती है। होश में आने के बाद लिसा पहले अन्ना को छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अन्ना के बहुत समझाने पर वह भागने के लिए तैयार हो जाती है। लिसा के भाग जाने के बाद सांगबियाओ तुरंत उसके पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि आराम से पीछे लौटता है। क्यों? क्योंकि वह कुत्तों को छोड़ देता है। आखिरकार दोनों में से कोई भी बच नहीं पाता। दृश्य बदलता है। दोनों के सिर पर बोरे चढ़े होते हैं, उन्हें बांध दिया गया होता है और मुंह टेप से बंद होता है। सांगबियाओ दोनों को एक टेंट में फेंक देता है। अब आगे उनके साथ किस तरह की यातना होने वाली है, लेकिन निर्देशक यहाँ सीधे सीन बदल देता है। हैरानी की बात यह होती है कि अन्ना जिंदा बच जाती है। हालांकि उस रात के बाद उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं रहती। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म 1960 में बोडेन झील की एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। लेकिन फिल्म के बारे में मेरी राय यह है कि मुझे यह थोड़ी उबाऊ लगी। कहानी बहुत साधारण है, ज्यादा रोमांचक भी नहीं है। फिल्म देखने के बाद बस इतना पता चलता है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। ठीक है, अब ज्यादा कहने को कुछ नहीं। अगली बार मिलते हैं।